आ जाओ फटाफट क्वेश्चन बैंक में। तो देखो ये इलस्ट्रेशंस है मॉड्यूल के जो अभी मैं करवा रही हूँ, ये टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं है, ये इलस्ट्रेशंस है मॉड्यूल के। इन इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। तो BW Limited manufactures tobacco product. It has provided following particulars relating to goods sold by it to CF Limited. ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स दिया है जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल डिस्काउंट टैक्सेस है, प्राइस तो लेना ही है 60,000। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स है तो हमने देखा कि हम 15(1) में उसको इंक्लूड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड कर लिया। पैकिंग चार्जेस कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस होंगे उनको भी हम इंक्लूड करने वाले हैं, मतलब ये 2000 भी इंक्लूड हो जाएगा। फ्रेट जो कि बीडब्ल्यू ने अरेंज किया है, बीडब्ल्यू कौन है? सप्लायर, तो सप्लायर ने ही गुड्स सप्लाई करते टाइम फ्रेट अरेंज कर दिया है रेसिपिएंट के लिए एंड उसके लिए चार्ज कलेक्ट कर लिया है, तो ये 1600 भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। एंड टोटल अमाउंट बिल्ड टू सीएफ बिफोर एनी डिस्काउंट, इन सबका टोटल कर दो तो 60,000 प्लस 6,000, 66 प्लस 2 68 प्लस 1600। ठीक है, ये मैच हो गया 69,600, इतना हमने उनको बिल कर दिया बिफोर डिस्काउंट। और हमने इनवॉइस में ही डिस्काउंट रिकॉर्ड किया है 2% ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, तो ये जो प्राइस ऑफ गुड्स है 60,000, इसका 2% हमने डिस्काउंट दिया है, वो भी सप्लाई करते टाइम ही, मतलब इनवॉइस में ही वो दिखा दिया है। तो 60,000 का 2% विच विल बी 1200, यस विच विल बी 1200, ये 1200 हम यहाँ से लेस कर लेंगे एंड अल्टीमेटली जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो आया 68,400। अब इस गुड्स पे जो भी जीएसटी का रेट लगता होगा वो 68,400 पे लग जाएगा, 12%, 18%, 5% जो भी रेट लगता है वो इस 68,400 पे लग जाएगा। तो बस इतना ही सिंपल है, आपको नोट्स लिख देनी है। देखो 15(2)A जो बोलता है कोई भी टैक्सेस वगैरह है, 15(2)C इंसिडेंटल चार्जेस, ट्रांसपोर्ट क्योंकि सप्लायर ने अरेंज किया है तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। 15(3)A बोलता है कि कोई भी डिस्काउंट जो इनवॉइस देते टाइम ही अगर हमने बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे दिया है तो वो डिस्काउंट को भी हम एक्सक्लूड करके और वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर देंगे। इतना इजी क्वेश्चन है, आप एग्जाम में ये टेबल भी बना के आ जाओगे। फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, आपने ये मस्त टेबल बना दिया, आपका पूरा 68,400 मैच हो गया, फिर भी 4 आउट ऑफ 4 नहीं मिलेगा, 2.5 ही मिलेगा, मैक्सिमम 3 मिल जाएगा लेकिन 2.5 ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज आपने वर्किंग नोट्स नहीं लिखी है। आपको एग्जैक्ट इतना डिटेल सेक्शन नंबर याद नहीं हो सकता है कि भाई 15(2)A इतना ना पता हो, बट 15 या 15(1), 15(2) इतना तो पता है, तो लिख के आओ। सेक्शन नंबर ना लिखो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये लिख के आओ नीचे नोट में कि हाँ कोई भी टैक्स फीस ड्यूटी सेसेस होते हैं एक्सेप्ट जीएसटी तो उनको हम इंक्लूड करते हैं। ऐसे आप जो भी फिगर यहाँ पे इंक्लूड या एक्सक्लूड कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको वर्किंग नोट लिख के आनी है। 4 चीजें इंक्लूड एक्सक्लूड की तो चारों चीज के लिए एक एक नोट लिखी है, ये करना है तभी आपको 4 on 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। सिर्फ आंसर राइट होने से फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? एसए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट, price of a 200 gram pack is 30. It has received subsidy of 5 per pack sold from NM Limited as a part of NM's CSR activity. ठीक है, सप्लायर कौन है हमारा? यहाँ पे सप्लायर है एसए लिमिटेड। एसए लिमिटेड को एनएम लिमिटेड ने एक सब्सिडी दी है कि भाई हर एक पैकेट ऑफ बिस्किट पे 5 रुपीज की सब्सिडी दी है। SA Limited supplied 1,000 packets at 25 per pack to its wholesalers, namely MA Limited. During a tax period, loading charges 1,200 have also been paid separately from MA Limited to MA Private Limited. ठीक है। Delayed payment consideration is 5,000. नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन इंटरेस्ट। देखो ये जो 5,000 का इंटरेस्ट है, इस 5,000 के इंटरेस्ट पे सेपरेट जीएसटी नहीं पे किया गया है, मतलब ये इंक्लूसिव जीएसटी है। ये ऐसा कैसे पता चलेगा एग्जाम में? तो ऐसा लिखा है ना ब्रैकेट में कि सेपरेट जीएसटी नहीं चार्ज किया, या फिर नॉर्मली भी ऐसे ही होता है कि हम इंटरेस्ट को इंक्लूसिव ही ट्रीट करते हैं। यार आप सामने वाले से डिलेड पेमेंट के लिए ऑलरेडी 12%, 10% कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो एंड उसमें अगर आप उस पर और जीएसटी चार्ज कर दोगे तो वो मर के तो इंटरेस्ट दे रहा है, वो जीएसटी कहाँ से देने वाला है? इसलिए नॉर्मली ये जो भी इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह होती है नॉर्मली इंक्लूसिव बेसिस पे ही होती है। क्वेश्चन में हिंट भी दिया होता है कि देखो इस पे कोई सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं चार्ज किया गया है। एंड रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? रेट ऑफ जीएसटी 18% है, बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? सबसे पहले सीधा ट्रांजैक्शन वैल्यू तो हम ले ही लेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारा क्या है? 1,000 पैकेट्स हमने सप्लाई किए हैं एट द रेट ऑफ 25,
तो 1000 इंटू 25, ये 25,000 तो हम ले लेंगे। उसके अलावा हर एक पैकेट पे हमको 5 रुपए का प्राइस लिंक्ड सब्सिडी मिला है, क्या गवर्नमेंट से मिला है? नहीं, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। 1000 इंटू 5, 5000। लोडिंग चार्जेस बोला है उन लोगों ने 1200, तो सीधा सीधा लोडिंग चार्जेस को ऐड कर लो। एंड इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं, हाँ हम 15(1) में ए बी सी डी ई, लास्ट सेकंड था यानी डी, 15(1) के हिसाब से हम इंटरेस्ट भी ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है एंड हमको एक्सक्लूसिव जीएसटी वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इस 5000 को इंक्लूसिव ट्रीट कर लेंगे। मतलब अगर 5118% है तो बताओ 100% कितना, एंड वी विल गेट 4237। अगर 5000 जीएसटी का रेट उन्होंने लिख दिया है 18%, तो जो चीज से मेन सप्लाई चार्जेबल होगी उसी चीज से इंसिडेंटल चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ चार्जेबल हो जाएगा। तो अगर ओरिजिनल गुड्स 18% पे टैक्सेबल है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी 18% से टैक्सेबल होगा। अगर 5118% है तो बताओ 100% कितना होगा। ऐसे करके आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 4237 ला सकते हो। एंड दिस इज अवर फाइनल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बताओ क्या इसमें कुछ भी टफ है? कैलकुलेशन के चैप्टर्स है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, डरना नहीं है। एज सच टफ कुछ भी नहीं है। आपको ढंग से पूरा सेक्शन 15, 1, 2 और 3 समझ गए हो तो आपको आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यूबी एंड सन्स इज एन एयर ट्रैवल एजेंट। एयर ट्रैवल है, देखो एक एयर का बहुत ध्यान रखना है, वेसल, ट्रेन, रेलवे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एयर। यूबी एंड सन्स इज एन एयर ट्रैवल एजेंट एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, ठीक है। डोमेस्टिक बुकिंग्स, इंटरनेशनल बुकिंग्स, बेसिक फेयर दिया है, अदर चार्जेस, फीस, टैक्सेस और टोटल वैल्यूज। अब हमको पता है ये जो भी अदर चार्जेस, टैक्सेस, टोटल कुछ काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमको मतलब किससे है? बेसिक फेयर से। तो कितना सिंपल है वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी डोमेस्टिक बुकिंग है 1,009,000 इंटू 5% करके आ जाएगा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड जो इंटरनेशनल का अमाउंट है इंटू 10% करके आ जाएगा हमारा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोनों का टोटल कर दो तो उनके पूरे मंथ का टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इतना इजी, हाँ इतना ही इजी है। और आपको नोट में लिख देना है कि भाई जो रूल 32(3) है उसके हिसाब से हमने डिटरमाइन किया है। एग्जाम में रूल नंबर अगर एग्जैक्ट याद नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, एज पर सीजीएसटी रूल्स आप लिख दो कि भाई डोमेस्टिक बुकिंग्स के लिए बेसिक फेयर का 5% और इंटरनेशनल बुकिंग्स के लिए हम बेसिक फेयर का जो 10% है उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करते हैं। इतना आपको नोट लिख के आना है, सिर्फ टेबल बना के नहीं आ जाना है। नाउ आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है इंश्योरेंस का क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4? अरिहंत, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ आई स्पेसिफिकली मेंशन के जो भी इंश्योरेंस के रूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल है। तो अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस ग्रॉस प्रीमियम चार्ज किया है 180 लाख का फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स, जहां पे से इन द ईयर 2021 आउट ऑफ विच 100 लाख हैज बीन अलोकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, टोटल हमारा 180 लाख का प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, जहां से हमने 100 लाख इन्वेस्टमेंट को अलोकेट कर दिया है। मतलब जो 80 लाख बचता है वो हमारा रिस्क का कवरेज है। कंप्यूट करना है हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई। इफ फर्स्ट केस क्या बोलता है, जब अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंटीमेटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम हम उनको ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट का अलोकेशन इंटीमेट कर चुके हैं, तो सिंपली हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 180 लाख माइनस 100 का अलोकेशन यानी कि 80 लाख। 80 लाख हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद सेकेंड कंडीशन बोलती, सेकेंड केस बोलता है इफ द अमाउंट अलोकेटेड हैज नॉट बीन इंटीमेटेड। मैंने बोला जिस दिन आपने उनको बातें बतानी बंद कर दी, जिस दिन आप अपना दिन शेयर करना बंद कर देते हो, उस दिन से आप अदर कैटेगरी में फॉल हो जाओगे। यू नो लॉन्गर रिमेन स्पेशल। तो भाई अदर कैटेगरी तो क्या बोलती है कि जो भी फर्स्ट ईयर का ग्रॉस प्रीमियम है उसका 25% हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि 180 लाख का 25% सीधा 45 लाख हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड थर्ड केस क्या बोलता है, अगर पूरा का पूरा ग्रॉस प्रीमियम रिस्क कवर के लिए ही था, कोई भी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन नहीं है, सब कुछ रिस्क कवरेज के लिए था, तो सिंपल कुछ सोचना ही नहीं है, पूरा का पूरा 180 लाख हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट दिमाग में होना चाहिए। अगर रिस्क कवरेज है तो 100%, अगर अलोकेशन टू इन्वेस्टमेंट इंटीमेटेड है तो लेस कर दो,
बाद में इंटीमेट किया है तो अब आप स्पेशल नहीं बचे, आप अदर केसेस में चले जाओगे। आप अदर केसेस में गए मतलब पहले साल के लिए 25% एंड उसके बाद 12.5%। एंड अगर सिंगल एन्युइटी प्लान होता है तो 10% ऑफ प्रीमियम विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। इनकम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS हो गया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS should be included in value of supply in terms of section 15(2)(a). Determine the correctness of the statement. Now अगर आप लोगों को section 15(2)(a याद है, What was 15(2)? देखो 15(1) तो ट्रांजैक्शन वैल्यू था जिसमें हमको 15(2) के कुछ इंक्लूजन्स करने थे। इंक्लूजन में हमने A to E 5 चीजें देखी थी, जिसमें जो सबसे पहला था वो था एनी टैक्सेस सेस ड्यूटीज एक्सेप्ट फॉर जीएसटी के अलावा अगर कोई भी दूसरे टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह लेवी होते हैं तो उनको हम वैल्यू में ऐड करेंगे और उस पे भी हम जीएसटी चार्ज करने वाले हैं। लेकिन वहां पे एक सर्क्यूलर पढ़ाया था एंड सर्कुलर में हमने स्पेसिफिकली देखा था कि इन सारे ड्यूटीज टैक्सेस में टीसीएस नहीं आएगा। ए याद आ रहा है या नहीं? देखो वापस से दिखाती हूँ नोट्स में, वैसे तो याद आना चाहिए ये। देखो 15(2) के इंक्लूजन्स हमने पढ़े थे जहां पे 15(2)(a अगर कोई भी टैक्सेस ड्यूटीज फीस सेस अदर देन जीएसटी, ये तो समझ में आता है, जीएसटी पे तो जीएसटी कभी नहीं लगने वाला है, इफ चार्ज सेपरेटली। एंड यहाँ पे ये वाला सर्क्यूलर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो वेरी सिंपल। डिटरमाइन द करेक्टनेस पूछा है तो आंसर गलत, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय अ सर्क्यूलर कि टीसीएस को इंक्लूड नहीं करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी लेस लाइकली टू अपीयर इन एग्जाम, मे बी एमसीक्यू में टैप हो सकता है। Then how should the supply made by component manufacturer be valued when he uses molds and dies owned by original equipment manufacturer sent free of cost? तो देखो पूरा हमने डायग्राम समझा था, ये है OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये हमारा CM कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। नाउ ये चापला बनके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड्स वगैरह बेचता है। उस केस में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो हमको क्या क्वेश्चन पूछना था? हमको क्वेश्चन पूछना था ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी? ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी? अगर ओरिजिनल लायबिलिटी OEM की ही थी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। लेकिन ओरिजिनल लायबिलिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की थी, फिर भी OEM ने 1.5 शाना बन के अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड्स डाइस भेज दिए तो क्या होगा? हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर लेंगे। आई थिंक हमने बहुत डिटेल में ये डिस्कस कर लिया था, सो नो नीड टू डू इट अगेन। वही आपको पूरा का पूरा प्रोविजन यहाँ पे लिख देना है, एज सच कोई कैलकुलेशन नहीं है। नाउ एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डिस्काउंट्स ऑट टू बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखो सेक्शन 15(1) वाज ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) में हमने देखा कुछ इंक्लूजन्स एंड उसके बाद 15(3) के एक्सक्लूजन्स। तो 15(3) के एक्सक्लूजन्स में कुछ कंडीशंस पड़ी थी कि डिस्काउंट्स को कब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस कर सकते हैं। तो सेक्शन 15(3) का क्वेश्चन है, लेट्स सी। कंपनी ऑफरिंग 20% डिस्काउंट फॉर सिंगल परचेज अबाउ 10,000। अगर आप 10,000 के अबाउ परचेज करते हो तो कंपनी आपको 20% डिस्काउंट ऑफर करने वाली है। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो स्टैगर्ड डिस्काउंट का केस हो गया जहां हमने देखा था बाय मोर सेव मोर। तो ये भी जो बाय मोर सेव मोर ऑफर्स होते हैं ये हमेशा आपको टाइम ऑफ सप्लाई के पहले ही बता दिए जाते हैं, प्लस दे आर ऑल्सो शोन इन इनवॉइस इटसेल्फ। तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज ये हमने एट और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई हम ये डिस्काउंट दे चुके हैं। मतलब इसको द सेम विल बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन पॉइंट ए। नाउ पॉइंट बी क्या बोलता है? कंपनी ऑफरिंग एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन परचेज ऑफ 10,000 पीसेस इन अ ईयर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था कि मेरा कोई डीलर है, उस डीलर को अगर मैं गुड्स बेच रही हूँ एंड मैंने बोला है कि अगर पूरे साल में आपने 100 या 1000 पीसेस बेच दिए तो आपको एडिशनल डिस्काउंट पीछे से दिया जाएगा। सो सिमिलर चीज है, कंपनी 1% डिस्काउंट ऑफर कर रही है, लेकिन ऑन व्हाट कंडीशन? कि अगर आप 10,000 पीसेस पूरे साल में बेच देते हो तो आपको ईयर एंड पे 1% डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई दिया हुआ डिस्काउंट नहीं है, दिस वी हैव गिवन आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई। तो जब भी आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट होता है उस केस में हमको क्या देखना होता है? हमारी 3 कंडीशंस। कौन सी 3 कंडीशंस? फटाफट बोलो, कौन सी 3 कंडीशन हमने देखी थी? तो सबसे पहले
सबसे पहले तो हमने देखा था कि इट शुड बी लिंक्ड टू इनवॉइस, इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए। एक हमने देखा था कि हमारा जो रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया होना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस करेंगे, मतलब हमारा आउटपुट टैक्स पेएबल तो कम हो जाएगा, तो सामने जो रेसिपिएंट है उस रेसिपिएंट ने भी इस आईटीसी का रिवर्सल कर दिया होना चाहिए। एंड सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि प्रायर अग्रीमेंट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्रायर अग्रीमेंट होना चाहिए। भले ही आपने डिस्काउंट पहले नहीं दिया है बट अग्री पहले हो जाना चाहिए था कि अगर आप साल के एंड में 10,000 पीसेस बेचते हो तो आपको 1% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर ये प्रायर अग्रीमेंट है, प्लस आप इस डिस्काउंट को लिंक कर सकते हो इनवॉइसेस के साथ, एंड आपका जो रेसिपिएंट है उसने आईटी से रिवर्स कर दिया है, और नहीं है एंड है, ऐसा नहीं है एनी ऑफ द वन कंडीशन, यू हैव टू फुलफिल ऑल ऑफ दीज कंडीशंस। In that case, such discount will be excluded from value of supply. So theory question है, आपको ऐसे ही पूरा प्रोविजन समझा के तीनों कंडीशन लिख देना है। Then after selling a प्रोडक्ट बेचने के बाद the company revalued the product at a lower value and issued credit note to the buyer of the differential amount. Now ये बहुत सिंपल है कि हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया था, सेल करने के टाइम पे हमारा कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ था कि हम डिस्काउंट देने वाले हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमने प्रोडक्ट को रीवैल्यू किया एंड उसके बाद ये डिस्काउंट इश्यू किया है। मतलब ये तो सेकेंडरी डिस्काउंट का केस हो गया जहां पे हम इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड नहीं करते। बट हाउएवर वी हैव सीन कि हम बिना जीएसटी वाला कमर्शियल क्रेडिट नोट फिर भी इश्यू कर सकते हैं। ऑब्वियसली करना पड़ेगा बिकॉज अकाउंट से सेटल करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी कंप्लायंसेस एक पर्पस नहीं होता है, बिजनेस को अपने अकाउंट्स भी सेटल करने होते हैं। तो विदाउट जीएसटी वाला कमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि प्रायर अग्रीमेंट नहीं था इसीलिए such discounts shall not be excluded while determining the value of supply. Very simple. Chalo next. Rajesh and Company, a partnership firm, provides financial and management consultancy to a group of companies for annual retainership fees है 15 लाख। ठीक है, 15 लाख फीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा further the firm is provided with a car along with a driver for its exclusive use। वाह, देखो फर्म क्या कर रही है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए 15 लाख तो पे कर रही है राजेश एंड कंपनी को। उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, उसके अलावा वो लोग एक कार भी दे रहे हैं, साथ में ड्राइवर भी दे रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा फ्यूल का कॉस्ट ये राजेश एंड कंपनी ग्रुप ही पे करता है। अमाउंट इज 15 लाख। तो अब बताओ कि क्या होगा इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो देखो, जब भी हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाना है, तो हमारी 3 कंडीशंस थी। कौन सी 3 कंडीशंस के हम देखेंगे क्या है, प्राइस पेड पेएबल। व्हाट इज प्राइस पेड पेएबल, उसको हम डायरेक्टली ले लेंगे कब, जब हमारा जो रेसिपिएंट है वो अनरिलेटेड पर्सन है, एंड थर्ड चीज हमने देखी थी, मनी इज द होल कंसिडरेशन। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 लाख होता, साथ में कार, फ्यूल, ड्राइवर कुछ भी नहीं बोला होता, सिर्फ 15 लाख का फीस होता, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम सीधा वैल्यू ऑफ सप्लाई बना देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों कंसिडरेशंस इन्वॉल्व है, तो हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर 27 के हिसाब से वैल्यूएशन करके जो भी अमाउंट आएगा उसको हम बना देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो, राजेश एंड कंपनी गेट्स अ कार अलोंग विथ ड्राइवर फॉर द होल ईयर विच इज एन एडिशनल नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो इसका जो भी इक्विवेलेंट मॉनेटरी वैल्यू होगा वो हम इस 15 लाख में ऐड करेंगे, एंड उसके बाद रूल 27 के हिसाब से क्योंकि हमको ज्यादा कोई फर्दर डिटेल्स यहाँ पे दी नहीं है, ना तो हमको ओपन मार्केट वैल्यू दिया है, ना हमको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ड्राइवर फ्यूल दिया है, ना हमको लाइक गुड्स सप्लाईज का कोई वैल्यू दिया है कि हम रूल 27 से उनको आंसर लाके दें। तो हमने बस थ्योरी बेसिस पे लिख दिया है कि क्योंकि मनी होल कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए हम रूल 27 को अप्लाई करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम आंसर डिटरमाइन कर देंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो भी एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट होते हैं। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3A है, तो क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर फिर 1, 2, 3 फर्दर क्वेश्चंस हो सकते हैं जो शायद 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के होते हैं। तो उसमें कभी कभार ऐसा कोई थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत इजी टू क्रैक होता है। अगर आप कंफर्टेबल हो प्रोविजंस के साथ तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में आंसर इजीली लिख सकते हो। नाउ द सप्लाईज ऑफ कमोडिटी बाय
to the market are channeled through a state marketing corporation which conducts an auction each day to arrive at the price. Gupta and company supplies commodity buy through the state marketing corporation. ठीक है, इस केस में ये जो स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन हुआ ये गुप्ता एंड कंपनी का एजेंट हो गया, बिकॉज अगर आप किसी के थ्रू गुड्स सेल कर रहे हो, एजेंट इंक्लूड्स ऑक्शनर, अगर आप किसी के थ्रू अपने गुड्स सेल कर रहे हो जो आपके बिहाफ पे ऑक्शन करके एंड आपके गुड्स बेच रहा है, मतलब वो कौन हो गया, वो आपका एजेंट हो गया। एंड हमने देखा जब भी हम एजेंट के थ्रू सेल्स करते हैं तो हम वैल्यूएशन रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 29। देखो सीरीज पढ़ा था, रूल 27 क्या था, व्हेन मनी इज नॉट होल कंसिडरेशन। फिर रूल 28 था कि रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं। बट यहां पे हमने देखा था एक्सेप्ट एजेंट, एक्सेप्ट एजेंट क्यों, क्योंकि एजेंट के लिए वी स्टडीड द सेपरेट वैल्यूएशन रूल, दैट इज रूल नंबर 29। तो सिंपल सा हमको पूरा रूल 29 यहाँ पे लिख के आना है। रूल 29 में हमने देखा था कि हमारे पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या होता है, ओपन मार्केट वैल्यू और 90% जो भी वो अपने फर्दर कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। लेट मी शो यू, ये रूल 29, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स ना कि सर्विसेज मेड और रिसीव्ड थ्रू एजेंट। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं करनी है, यहाँ पे वी हैव एन ऑप्शन कि या तो हम सीधा सीधा गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू ले लें, या तो फिर जो भी 90% वो अपने फर्दर अनरिलेटेड कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं वो हम ले लें। अगर ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो फिर रूल 30, रूल 31 के हिसाब से वैल्यूएशन हो जाएगा। यही पूरी चीज आपको आंसर में लिख के आनी है, वही पूरा समझाया है। देखो 10% मार्कअप अज्यूम करते हैं रूल 30 के हिसाब से, रूल 31। अगर इससे आंसर नहीं होता है देन वी हैव ऑप्शन, ये तो हम 90% ले लें, जो भी है पूरा सिमिलर आपको लिख के आना है। उसके बाद इजी कूपन्स लिमिटेड सेल्स कूपन्स दैट आर रिडीमेबल अगेंस्ट स्पेसिफाइड लग्जरी फूड प्रोडक्ट्स एट रिटेल आउटलेट्स। हर एक कूपन इज सोल्ड फॉर अ वैल्यू ऑफ 900 लेकिन रिडीमेबल वर्थ 1000 है। ठीक है, कूपन हमने बेचा है 900 के लिए लेकिन उसको हम रिडीम कर सकते हैं 1000 रुपीज के गुड्स सर्विसेज के लिए ना। बताओ कूपन का हमने स्पेशल वैल्यूएशन रूल पढ़ा था रूल 32(6) में। ठीक है, रूल 32 में 1 2 3 4 5 6 करके हमने ऑप्शनल वैल्यूएशन मेथड्स पढ़ी थी सारी, जिसमें से एक हमने कूपन्स टोकन्स वगैरह के लिए पढ़ा था। वहां पे वी सॉ कि जिस गुड्स या सर्विसेज के लिए वो रिडीम हो सकता है उस वैल्यू पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। सो हियर इवन दो दी वाउचर्स आर सोल्ड फॉर 900, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 1000 एंड 1000 के ऊपर ही जीएसटी चार्ज होगा। क्वेश्चन 11, A pharmaceutical company supplies a drug intermediate to its own unit in another state। मतलब क्या हो गया, ये distinct person हो चुका है। The drug intermediate is exclusive to this company, उसकी कोई open market value available नहीं है, like kind quality भी available नहीं है। After conversion, the finished product is sold from the said unit itself by the company. Okay. How will the value of this drug intermediate be determined under GST law? सबसे पहली बात तो हमने हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया है, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करते हैं उस केस में हम लगाएंगे रूल 28। उस केस में हम लगाएंगे रूल 28। रूल 28 क्या बोलता है भाई, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है हाँ तो उसको बनाओ वैल्यू, इफ नहीं तो लाइक काइंड क्वालिटी को बनाओ वैल्यू। वो भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम ले लेंगे रूल 30(31), यानी कि जो हमारी कॉस्ट है उसका 110%, वो भी अवेलेबल नहीं है तो जजमेंट बेसिस पे। लेकिन हमने प्रोवाइजो ये पढ़ा कि भाई अगर हमारा जो रेसिपिएंट है, हमारा जो रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन है वो एलिजिबल है फॉर फुल आईटीसी, तो जो भी वैल्यू हम हमारी इनवॉइस में डिक्लेयर करेंगे वही हो जाएगी डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं था लेकिन एज सच हमको पूरा प्रोविजन ही फिर से पूछ लिया था। हमको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है ओन यूनिट है यानी कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये चीज आपको याद आनी चाहिए। तो उसके बाद आप रूल 28 खुद से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, फाइनली एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया। तो देखो, दुष्यंत रेंट्स आउट अ कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम टू भरत। ठीक है, दुष्यंत सप्लायर है, भरत रेसिपिएंट है। दुष्यंत ने भारत को एक बिल्डिंग दिया है रेंट पे for the month of December, for which rent is 19,50,000। बाप रे, बिल्डिंग का रेंट है 19,50,000। Now दुष्यंत pays the maintenance charges of 1 lakh for December as charged by local society, और फिर उसके बाद वो चार्जेस भारत ने रीएम्बर्स भी कर दिए हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये कौन है, ये लेंडर है, ये टेनेंट है।
ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो टेनेंट होता है, अगर आप रेंट के घर पे रहते हो तो जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो नॉर्मली एज अ टेनेंट आपको ही पे करने होते हैं। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो सप्लायर है, ये जो सप्लायर है उसने मेंटेनेंस चार्जेस पे कर दिए और फिर रेसिपिएंट से वापस से रिकवर कर लिए। मतलब ये तो क्या हो गया, हमारे जो सेक्शन 15(2) के इंक्लूजन्स थे उसमें हमने देखा था कि भाई एनी लायबिलिटी जो कि एक्चुअली सप्लायर की है और एनी एनी लायबिलिटी जो कि एक्चुअली रेसिपिएंट की है, लेकिन एज सप्लायर अगर हम वो लायबिलिटी इनकर कर लेते हैं एंड उससे अमाउंट वापस से ले लेते हैं तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, ये जो भी मेंटेनेंस चार्जेस है जो दुष्यंत ने पे किए हैं भारत के बिहाफ पे और फिर भारत से रिकवर कर लिए हैं, वो भी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएंगे। आप इसको इंसिडेंटल चार्जेस भी मान लो, अगर इंसिडेंटल मानना चाहते हो कि जो भी हमने इनकर करके और रेसिपिएंट से रिकवर करके इनवॉइस में ऐड कर लिया, या तो फिर ऑब्लिगेशन वाला भी मान सकते हो। ऑल्सो नॉर्मली ऑब्लिगेशन वाला ठीक रहेगा। ऑल्सो दुष्यंत हैज पेड म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ 285 जो उन्होंने वापस भरत से चार्ज नहीं किया है। तो ये जो म्यूनिसिपल टैक्स है, जो एक्चुअल ओनर है, जो लेंडर है, सप्लायर है, जो घर का ओनर है, उसी को पे करना होता है, उसी ने पे किया है और वापस से भारत को चार्ज भी नहीं किया है, रीएम्बर्स भी नहीं करवाया है। तो इसको हम ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको जीएसटी की लायबिलिटी बतानी है। assuming that 18% रेट है ईच, मतलब 9% सी एंड 9% एस, यानी 18% रेट है एंड हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई और टैक्स दोनों पूछा है। तो देखो रेंट जो है 19,50,000 वो तो आने ही वाला है। सो 19,50,000 का रेंट आ गया, प्लस जो 1 लाख मेंटेनेंस हमने यानी दुष्यंत ने पे करके रीएम्बर्स करवाया है वो भी हम ऐड कर देंगे 1950 1 लाख। ये 285 ऐड नहीं करना है क्योंकि सप्लायर का ही ऑब्लिगेशन है, सप्लायर ने ही फुलफिल किया है, ना रेसिपिएंट से वापस रिकवर किया है, तो उसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, 20,50,000। 1950 प्लस 1 लाख 20,50,000, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ इस पे 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी चार्ज कर दो, वेरी वेरी सिंपल। तो देखो since such charges are reimbursed by tenant Bharat, such charges ultimately form part of the rent paid by Bharat to Dushyant and thus वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएंगे एज पर 15(2)(c). 15(2)(c) यानी इंसिडेंटल चार्जेस वाला इन लोगों ने कंसिडर कर लिया है, ऑब्लिगेशन वाला नहीं किया है, विच इज ऑल्सो फाइन। ये 15(2)(c) इंसिडेंटल चार्जेस, ये ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमने टेनेंट को घर दिया है तो रेंट तो उसको पे करना ही है। नाउ रेंट के साथ म्यूनिसिपल चार्जेस, जो भी इंसिडेंटल चार्जेस है वो भी सप्लायर ने पे करके और रेसिपिएंट से रिकवर कर लिए हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएंगे। एंड देन सेकेंड नोट क्या है, तो म्यूनिसिपल टैक्स क्योंकि रेसिपिएंट से चार्ज नहीं किया गया है तो उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे, सेम एज व्हाट वी डिस्कस्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Vayu Limited provides you the following particulars relating to goods supplied by it to Agni Limited. Vayu is supplier and Agni is recipient. वायु सप्लायर है, अग्नि रेसिपिएंट है। देखो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज डिस्काउंट, तो लिस्ट प्राइस क्या है 76,000। ओके, देन स्पेशल पैकेजिंग एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। नाउ ये जो भी पैकिंग हो गया मतलब इंसिडेंटल चार्जेस हो गए सेक्शन 15(2)(c) के, एंड हमने कस्टमर से चार्ज भी किए हैं, मतलब इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लेंगे। देन ड्यूटी लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 15(2)(a), ये 15(2)(c). अगर इतना डिटेल में सेक्शंस याद नहीं आ रहे दैट इज फाइन, यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड इंक्लूड होगा या नहीं इतना समझ में आना चाहिए, बाकी आप सिर्फ 15(2) लिखो, क्लॉज ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। तो देखो हमने देखा कि जीएसटी को और टीसीएस को छोड़ के, जीएसटी और टीसीएस को छोड़ के कोई भी दूसरा टैक्स सेस ड्यूटी अगर लेवी होता है तो उसको वैल्यू में ऐड करेंगे एंड उस पे जीएसटी भी चार्ज करेंगे। तो अभी तक जो लिस्ट प्राइस है 76 वो तो आने ही वाला है, स्पेशल पैकेजिंग चार्जेस प्लस 5,000 हम ऐड करेंगे, ड्यूटीज प्लस 4,000 भी हम ऐड करने वाले हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज सेपरेटली इन इनवॉइस। 15(2)(a) क्या बोलता है, जीएसटी के अलावा और टीसीएस के अलावा सारे ड्यूटीज टैक्सेस ऐड करने हैं। भाई जीएसटी निकालने के लिए तो वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू में ही पहले से जीएसटी जोड़ देंगे तो क्या मतलब, जीएसटी पे तो जीएसटी लगेगा नहीं, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो सीजीएसटी एसजीएसटी सेपरेटली चार्ज हुआ है। एंड लास्ट, subsidy received from an NGO in relation to goods sold. The price of 76,000 is after considering the subsidy. मतलब ये क्या हो गया, एक प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है। एंड एनजीओ बोला है मतलब वो गवर्नमेंट नहीं है, भावनाओं में नहीं बह जाना है, एनजीओ अलग है, गवर्नमेंट अलग है।
तो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है, प्लस प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट सब्सिडी एंड इट इज अ प्राइस लिंक सब्सिडी। मतलब और इन्होंने बोला है कि ऊपर जो 76,000 दिया है सब्सिडी लेस करने के बाद दिया है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट तो क्या होगी 76,000 प्लस 5,000, वो एक्चुअल थी बट 5,000 की सब्सिडी मिल गई, इसलिए हमने लिस्ट प्राइस कर दिया है 76। तो ये 5,000 को भी हम ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। Now, Vayu Limited offers 3% discount on the list price of goods which is recorded in invoice for the goods. Determine the value of supply. ठीक है, जो ये लिस्ट प्राइस दिया है 76,000, ये हम सेल के टाइम पे ही इनवॉइस में बता के 3% डिस्काउंट देते हैं, मतलब बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला डिस्काउंट है तो इसको हम लेस कर देंगे। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो सॉल्व कर लेते हैं लिख के अच्छे से। नोट्स आपको लिख के आने, देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप इजीली सॉल्व भी कर पाओगे, आपको पता है क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, बट जो भी अमाउंट आप लिखते हो उस अमाउंट का आपको एक्सप्लेनेशन लिख के आना है कि स्पेशल पैकेजिंग चार्ज क्यों ऐड किया, क्योंकि 15(2) के हिसाब से ये एक इंक्लूजन है। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, अगर कस्टमर कुछ रिक्वेस्ट करता है एंड फिर सप्लायर वो चार्ज करता है तो उसको हम वैल्यू में ऐड करेंगे। ड्यूटी हमने क्यों ऐड किया, बिकॉज 15(2) ए ने बोला है कि जीएसटी को छोड़ के सारे टैक्सेस ड्यूटी सेसेस हमको ऐड करने हैं। इसको ऐड क्यों नहीं किया वो भी लिखना है, क्योंकि जीएसटी को ऐड नहीं करते, वैल्यू निकाल के उस पे तो हम जीएसटी कैलकुलेट करने वाले हैं। सब्सिडी तो 15(2)E जो लास्ट पॉइंट था कि कोई भी प्राइस लिंक सब्सिडी है गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़ के उसको हम इंक्लूड करने वाले हैं। इतनी सारी नोट्स आपको लिख के आनी है इस आंसर के लिए। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 76,000 ये तो आ जाएगा, प्लस स्पेशल पैकेजिंग का 5,000, देन प्लस 4,000 जो ये ड्यूटी है लोकल अथॉरिटी ने लेवी की है, इसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, जैसे आपके एक्स आपको इग्नोर करते हैं, सॉरी आपके क्रश आपको इग्नोर करते हैं, इसको भी हम बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे। एंड उसके बाद ये जो भी सब्सिडी हमको एनजीओ से मिली है, गवर्नमेंट नहीं एनजीओ से मिली है और प्राइस लिंक्ड है, तो ये भी प्लस 5,000 हो जाएगा। एंड माइनस क्या करना है, तो ये जो डिस्काउंट हमने सेल के टाइम पे ही दे दिया है, इनवॉइस में इंडिकेट कर दिया है, इस डिस्काउंट को हम लेस कर देंगे, यानी वी विल डू 76,000 इंटू 3%, ये हो जाएगा माइनस। जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो वैल्यू हो जाएगा। तो लेट्स चेक, 76,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 माइनस हो जाएगा हमारा 76,000 इंटू 3%, इसको माइनस कर दिया। सो और आंसर इज 877,200। ठीक है, चलो 877,200 मैच हो गया। एंड यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज लिखी है, चारों ही वैल्यूज का नीचे नोट लिख के एक्सप्लेनेशन देना है, क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा। सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टफ, आपको सिर्फ अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सारे प्रोविजंस दिमाग में घुमाओ एंड उसके बाद सबकी नोट्स लिख के आओ। चलो नेक्स्ट, बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, herein referred to as BIL, जो भी बिनाका इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, is engaged in manufacturing televisions. Okay, it is registered in the state of हरियाणा के स्टेट में रजिस्टर्ड है। It has appointed distributors across countries जो टेलीविजन सेल करते हैं। टेलीविजन का एमआरपी है 12,000, ठीक है, एमआरपी 12,000 है, उस पे 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। It dispatches the stock of television to distributors ordered by them on quarterly basis. Quarterly basis पे जैसे ऑर्डर आता है वैसे टेलीविजन डिस्पैच हो जाते हैं। अभी तक कितने इंफॉर्मेशन काम की है, तो सप्लायर कौन, सप्लायर बिनाका, और स्टेट कौन सा है, हरियाणा। देन टेलीविजन का एमआरपी है 12,000, उस पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल 18% और सारे ऑर्डर्स क्वार्टरली बेसिस पे डिस्पैच होते हैं। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स सेल्स, the sales head of Binaka has formulated a sales promotion scheme on 1st April. स्कीम क्या बोलती है कि आपको पर टेलीविजन 10% का डिस्काउंट मिलेगा, पर टेलीविजन 10% का डिस्काउंट मिलेगा if the distributors sell 500 televisions in a quarter. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर पूरे क्वार्टर में 500 टेलीविजन सेल कर देता है तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट किस प्राइस पे मिलेगा, तो डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच टेलीविजन आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम जिस प्राइस पे टेलीविजन सेल करते हैं, एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस, ऑल दूसरे अगर कोई भी चार्जेस या टैक्सेस दिए हैं उनको छोड़ दो, उसके अलावा जो प्राइस है उस पे हम उनको 10% डिस्काउंट देने वाले हैं, ना कि एमआरपी पे। Now, it appoints शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अनरिलेटेड पार्टी एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को बिनाका ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, वो भी हरियाणा में ही है।
ऑन 1st अप्रैल एंड उसको डिस्पैच कर दिए 750 टेलीविजन ऑन 8th अप्रैल एज अ स्टॉक फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून। मतलब अप्रैल टू जून का हमारा सेल कितना हो गया, तो 750 टेलीविजन का 750 टेलीविजन का हमारा सेल हो गया अप्रैल टू जून का, जो हमने शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजा है। Now Binaka has sold the televisions to distributor Shah Electronics at 8400 per television। ठीक है, 8400 per television पे सेल किया है और एक्सक्लूसिव रेट है। ऑब्वियसली हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्सक्लूसिव ही हमको अमाउंट चाहिए। Now Shah Electronics has requested BEL for a special packaging और उस स्पेशल पैकेजिंग का चार्ज है 1200 पर टेलीविजन। ठीक है, ये भी स्पेशल पैकेजिंग है, मतलब सेक्शन 15(2) के इंक्लूजन में आ जाएगा, तो 8400 में हम प्लस 1200 ऐड कर लेंगे। नाउ शाह इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेसेस परचेज ऑर्डर फॉर 1000 टेलीविजन। वाह, मस्त काम चल रहा है। जुलाई टू सितंबर, अप्रैल वाला क्वार्टर, अप्रैल टू जून वाला क्वार्टर हमने देखा जहां पे 750 टेलीविजन डिस्पैच किए थे। देन जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर में 1000 टेलीविजन का ऑर्डर आ चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिपोर्ट किया कि अप्रैल टू जून में 700 टेलीविजन सेल हो चुके हैं एंड जुलाई टू सितंबर में 850 टेलीविजन सेल हुए हैं। मतलब उसने मोर देन 500 टेलीविजन सेल कर दिए, हमको उसको 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। नाउ द डिस्काउंट पॉलिसी एज एक्सप्लेन्ड अबाउ वो शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को एप्लीकेबल हो जाएगी। नाउ अब क्या दिया है कि जो शाह इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का तो आईटीसी रिवर्स किया, जो उसको सब्सिक्वेंट आफ्टर सेल डिस्काउंट दिया गया था उसके रिलेटेड जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का तो आईटीसी रिवर्स किया, लेकिन अप्रैल टू जून क्वार्टर का आईटीसी रिवर्स नहीं किया है। हमारे लिए कितना इजी हो गया अप्रैल टू जून, क्योंकि हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। अगर सेल के बाद सब्सिक्वेंटली डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रायर अग्रीमेंट होना चाहिए। क्या प्रायर अग्रीमेंट था? हाँ, यहाँ पे बिनाका ने पहले से बोला हुआ था कि अगर आप 500 से ज्यादा सेल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो ये हमारा चेक हो गया, प्रायर अग्रीमेंट था। सेकंड हमको चेक करना था कि क्या लिंक्ड टू इनवॉइस है। यस, वी कैन पर्टिकुलरली लिंक इट टू एवरी टेलीविजन कि हाँ इतने टेलीविजन बेचे और उस पे हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए। ये वाली कंडीशन हमारी एक क्वार्टर में तो फुलफिल होती है, मतलब उस क्वार्टर के लिए हम वैल्यू से डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर देंगे। एंड जो दूसरा क्वार्टर है जहां पे अप्रैल टू जून में, जहां पे हमारे शाह इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने क्रेडिट रिवर्स नहीं किया है, मतलब जो भी डिस्काउंट दिया है वो वैल्यू से लेस नहीं होने वाला है। नाउ जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है वो 18% है और हमको अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर दोनों क्वार्टर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एज सच इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं अप्रैल टू जून। तो अप्रैल टू जून में हमने कितने में सेल किया है? हमने सेल किया था यहाँ पे देखो 84। नाउ एमआरपी से कोई मतलब है क्या? एमआरपी पे तो डिस्ट्रीब्यूटर आगे कस्टमर को देने वाला है। एज बिनाका हम तो देखेंगे कि हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में दिया, वो हमारी सेल होगी। तो ये जो एमआरपी है ये कोई काम की नहीं है, ये बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? 8400। तो 8400 इज आवर सेलिंग प्राइस। उसके बाद उन्होंने स्पेशल पैकेजिंग रिक्वेस्ट किया था 1200 का, जो हमने करके उनसे वापस चार्ज किया है। तो एज अ पैकिंग एक्सपेंस 1200 हम इंक्लूड कर लेंगे। नाउ क्योंकि यहाँ पे आईटीसी नॉट रिवर्स्ड है, इसलिए डिस्काउंट का कोई हम रिडक्शन नहीं करने वाले हैं। सो 8400 प्लस 1200 ये हो गया 9600। नाउ क्वेश्चन ऑफ द आवर, इस 9600 को हम किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करें? 9600 को हम किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करें? बिकॉज हमने डिस्पैच किए थे 750 टेलीविजन और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने सेल किए हैं 700 टेलीविजन। तो 750 से मल्टीप्लाई किया जाए या 700 से मल्टीप्लाई किया जाए, आप बताओ किस अमाउंट से हम इस 9600 को डिराइव करना? तो बहुत इजी है, पर टेलीविजन 8400 का एमआरपी है, प्लस पैकेजिंग चार्ज ऐड कर दिया। क्योंकि रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स किया नहीं है तो उसको हम डिस्काउंट को रिड्यूस कर नहीं सकते। सो 9600 लाना तो बहुत ही इजी है। इसको 750 से मल्टीप्लाई करना है या इसको 700 से मल्टीप्लाई करना है? राइट आंसर इज 700। ऐसा जो भी बोल रहा है वो गलत है। क्यों? देखो, हम एज अ बिनाका, हम बिनाका हैं, हम सप्लायर है,
हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बेचा, हमको उससे मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटर आगे क्या कर रहा है, वो हमारा सेल्स थोड़ी है। हमारा टर्नओवर क्या होगा, द नंबर ऑफ टेलीविजन, हमारा टर्नओवर क्या होगा, द नंबर ऑफ टेलीविजन जो हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को दिए हैं। अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे भी सेल करे, दैट इज नॉट आवर लुकआउट। तो ये 700 और जो 850 अमाउंट है, ये सिर्फ इतनी ही चीज के लिए रेलेवेंट है कि ये 500 से ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने 500 से ज्यादा सेल कर दिए है, इसीलिए हम इनको डिस्काउंट देने वाले हैं। लेकिन जब हम टोटल वैल्यू हमारे क्वार्टर का सेल्स कंसिडर कर रहे हैं, तो हम हमारा सेल देखेंगे, ना कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का सेल। तो हमने अप्रैल टू जून में कितने टेलीविजन डिस्पैच कर दिए थे, 750। तो हम सीधा सीधा 9600 इंटू 750, 72 लाख आ जाएगा हमारा अप्रैल टू जून का वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद जुलाई टू सितंबर में देखो, जुलाई टू सितंबर में 8400 प्राइस तो रहने ही वाला है, प्लस 1200 का पैकेजिंग चार्जेस। नाउ यहाँ पे डिस्काउंट हमने बोला था 10% देंगे। अगर 500 से ज्यादा टेलीविजन सेल किए तो 10% डिस्काउंट मिलेगा पर पीस। और ये 10% डिस्काउंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है, एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस। आपको जो लिस्ट बेस प्राइस है उस प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, दूसरा कोई भी चार्ज या टैक्स होगा उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये जो पैकिंग चार्ज है जो अलग से रिक्वेस्ट किया गया है उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है कि 8400 प्लस 1200 टोटल करके माइनस 10% नहीं करना है। 10% हम सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस का करेंगे जिस प्राइस पे हमने सप्लाई किया है। ये पैकिंग एक्सपेंस तो एक अलग से चार्ज है, एक अलग से चार्ज है जो क्वेश्चन में लिखा है, जिस पे डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। सो 8400 का 10%, 840 हमने लेस कर दिया। तो वैल्यू पर टेलीविजन क्या हो गया हमारा, 8760 वैल्यू पर टेलीविजन। एंड उसने तो 850 सेल किया है, लेकिन हमको ऑर्डर कितने का मिला, हमारा टर्नओवर क्या है, तो हमारा सेल्स है 1000 टेलीविजन, बिकॉज हमको तो ऑर्डर आ गया है जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में 1000 टेलीविजन का। तो सीधा सीधा हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8760 को। सो 87,60,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो एक पेज का क्वेश्चन है, एक पेज का आंसर है, लेकिन कितना सिंपल था। आपको सिर्फ सारे रूल्स पता होने चाहिए कि हाँ आईटीसी रिवर्स करते हैं तब हम डिस्काउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आईटीसी रिवर्सल नहीं होता है तो डिस्काउंट रिड्यूस नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में एक लाइन लिख दी है कि आईटीसी रिवर्स किया ही नहीं है, मतलब आपको डिस्काउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है सारी इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट आपको लेस करना ही नहीं है। तो खुश हो जाओ कि आपका आंसर बहुत ईजी होने वाला है उस केस में। अगर सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो भी बहुत सिंपल है, कौन सी प्राइस पे डिस्काउंट लेस करना है वो सिर्फ आपको ध्यान देना है कि टोटल प्राइस इनवॉइस प्राइस पे डिस्काउंट लेस करना है या सिर्फ और सिर्फ बेस प्राइस पे डिस्काउंट लेस करना है। ये चीज खास आपको क्वेश्चन में ध्यान देनी है। और ये सारी वैल्यूज आप कहां से लाए उसकी आपको नोट्स लिख के आनी है। प्राडा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, आ जाओ क्वेश्चन 15 फॉरेक्स का है। प्राडा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, वो एक मनी चेंजर है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस लिए हैं फॉर परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। $1000 परचेज फ्रॉम नंदी एंटरप्राइज एट अ रेट ऑफ 74 एंड आरबीआई का रेफरेंस रेट है 74.6। आरबीआई का रेफरेंस रेट 74.6 है, आपने सस्ते में परचेज कर लिया है 74 में। सेकेंड ट्रांजैक्शन है कि $2000 सोल्ड टू मेनावती एट अ रेट ऑफ 74.5 एंड आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, आरबीआई का रेफरेंस रेट उस दिन अवेलेबल नहीं था। पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं। एंड हमको बोला है कि आपको दोनों रूल्स है 32(2)A और 32(2)B, जो दोनों ऑप्शनल मेथड्स है, दोनों से सॉल्व करके बताना है। पहले एक बार 32A से हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है 1000 रुपीज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या एक्सचेंज आईएनआर को इन्वॉल्व करता है? द आंसर इज यस। सेकेंड क्वेश्चन, क्या रेफरेंस रेट अवेलेबल है? अगेन द आंसर इज यस। रेफरेंस रेट है 74.6, हमने परचेज कर लिया है 74 में, मल्टीप्लाई बाय डॉलर्स कितने इन्वॉल्व है, तो $1000 इन्वॉल्व है, यानी कि 74.6 माइनस 74.6 इंटू 1000, 600 हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या बोलता है? सेकेंड बोल रहा है $2000 हमने एक्सचेंज किए हैं एट अ रेट ऑफ 74.5 और रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, करेंसी आईएनआर इन्वॉल्व करता है? यस। सेकेंड, क्या रेफरेंस रेट अवेलेबल है? नो। तो हम क्या करेंगे, सीधा जितना आईएनआर इन्वॉल्व है उसका 1%। तो आईएनआर कितना इन्वॉल्व हो गया? 2000 इंटू 74.5। तो 2000 इंटू 74.5 हम करेंगे 2000 इंटू 74.5 which comes to 2000 into 74.5 which is 149,000.
इसका हम कर देंगे 1%, इसका हम कर देंगे 1%, विच कम्स टू 1490। ये आ गया देखो, तो 1490, 1% ऑफ ग्रॉस INR इन्वॉल्व विच इज 1490, ये बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई जब रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। ये हमने दोनों पार्ट्स कर दिए, ये हमने दोनों कर दिया 600 एंड 1490। कौन से रूल से? 32(2)(a) से, 32(2)(a) वाली मेथड से हमने दोनों सॉल्व कर दिए। नाउ हमको 32(2)(b) से भी करना है, यानी स्लैब रेट से। तो चलो आ जाओ, स्लैब रेट वाला टेबल एज इट इज आपको याद होना चाहिए। अब हम फर्स्ट केस करेंगे जहां पे हमने $1000 एक्सचेंज किए हैं फॉर 74 रुपीज। ठीक है, $1000 एक्सचेंज किए हैं फॉर 74, विच इज 1000 इंटू 74 यानी कि 74,000। नाउ 74,000 1 लाख से कम है, यस, तो हम सीधा सीधा करेंगे इसका 1%। तो हमने किया 74,000 का 1%, विच कम्स टू 740। तो 740 और 250 विच एवर इज हायर, 740 और 250 विच एवर इज हायर। तो हायर क्या हो गया? 740, तो 740 हो जाएगा, 740 हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, सीधा सीधा विच एवर इज हायर विच कम्स टू 740। एंड सेकेंड केस में क्या है, हमने 2000 एक्सचेंज किया है फॉर 74.5। तो कितना INR इन्वॉल्व है? तो 74.5 इंटू 2000, तो ये क्या आ गया? 74.5 इंटू 2000, ये आ गया हमारा 149,000। तो इसमें 1 लाख पे तो हमको पता है 1 लाख का 1% 1000 हो जाएगा, 1 लाख का 1% 1000 हो जाएगा। अब जो 49,000 बचा है उस 49,000 का हमको लेना है 0.5%। ठीक है, स्लैब रेट याद है ना, 1%, फिर 1 लाख का 1% 1000 तो हमको पता है, उसके बाद जो एक्सेस ऑफ 1 लाख है अप टू 10 लाख उस पे हम ले लेंगे 0.5%। तो 49,000 इंटू 0.5%, ये कितना आ गया हमारा? 245। तो हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 1245। मैच हो रहा है? यस, 1245 इज अवर फाइनल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हमने क्या किया? हमने रूल 32(2)(a) और 32(2)(b) दोनों को सॉल्व करके, जब रेफरेंस रेट अवेलेबल है, रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन ए में पूरा जो हमने अभी सेक्शन पढ़ा था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो टफ नहीं है, बस आपको वो दोनों चार्ट, जो नीचे का टेबल है 32(2)(b) का और ऊपर जो चार्ट है वो अगर दिमाग में फिट है तो आपको स्टेप वाइज जाना है और आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते हो। चलो ना, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर है। उन्होंने इंपोर्ट किया है एक फुटवेयर मेकिंग मशीन यूएसए से। ठीक है, यूएस से एक फुटवेयर मेकिंग मशीन इंपोर्ट किया है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट, इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रुद्र लॉजिस्टिक्स, जो कि कस्टम्स ब्रोकर है, कस्टम्स ब्रोकर है अहमदाबाद गुजरात में, टू मीट ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज इन गेटिंग द सेड मशीन क्लियर्ड। अब कस्टम स्टेशन से मशीन क्लियर करवाने के लिए उन्होंने क्या किया? रुद्र लॉजिस्टिक्स को बना दिया है अपना कस्टम्स ब्रोकर। मतलब यहाँ पे सप्लायर कौन होगा? तो यहाँ पे सप्लायर होगा रुद्र लॉजिस्टिक्स, जो कि एजेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रोली पॉली को। तो रोली पॉली कौन है? रोली पॉली है रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट है, और जो रुद्र लॉजिस्टिक्स है वो हमारा सप्लायर है इस केस में। ऐसा नहीं है कि जिसने जिसको अपॉइंट कर दिया तो वो सप्लायर बन जाएगा। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सर्विस रुद्र लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रोली पॉली हो जाएगा हमारा रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ऑथराइजेज रुद्र लॉजिस्टिक्स टू इनकर ऑन इट्स बिहाफ द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू क्लियरेंस। कुछ सुना सुना लग रहा है, कुछ याद आ रहा है? ये वाले सेम वर्ड्स हमने कहाँ पढ़े थे कि एक्सपेंसेस के लिए ऑथराइज करना और ये सब। एक दो लाइन और पढ़ते हैं, अभी याद आएगा। एंड ब्रिंगिंग द सेम टू द वेयरहाउस ऑफ रोली पोली, उन्होंने बोला कि भाई रोली पोली के वेयरहाउस तक लाने के लिए जो भी खर्चा होता है कस्टम स्टेशन से, वो सारा खर्चा आप कर लो, हम आपको ऑथोराइज करते हैं एंड फिर हमसे वो रीएम्बर्स करवा लेना, हमसे वो रीएम्बर्स करवा लेना। मतलब ये क्या हो गया? ये हमारा प्योर एजेंट हो गया। ये हमारा प्योर एजेंट हो गया। आपको याद आया, जब कोई हमारे बिहाफ पे एक्सपेंसेस इनकर करता है जिसमें उसका कोई भी फायदा इन्वॉल्व नहीं है और हम उसको वापस से पूरी चीज रीएम्बर्स करके दे देते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू जो भी खर्चा हो रहा है वो सब हमारा एजेंट कर रहा है, ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। मतलब जो रुद्र लॉजिस्टिक्स है वो रोली पोली का प्योर एजेंट है। उस केस में हमने देखा था कि एज प्योर एजेंट जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस
रीएम्बर्स होते हैं वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे। तब मैंने बोला था कि एक बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो लेट्स सी, जो एजेंसी चार्जेस है 5 लाख, अब ये तो सीधा सीधा वैल्यू में इंक्लूड होंगे। क्यों? बिकॉज रुद्र लॉजिस्टिक्स ने अपनी एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये एजेंसी चार्जेस चार्ज किए हैं, तो ये तो उसका ही काम करने का कंसिडरेशन है, मतलब 5 लाख तो इंक्लूड होगा। देन अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कंडला पोर्ट ऑब्वियसली ऐड नहीं होगा, बिकॉज मशीन अनलोड हुआ है, ये एज अ एजेंट मैंने पे कर दिया, लेकिन मैं वापस रोली पोली से रिकवर कर लूंगा, तो इसको हमने कर दी, इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। देन चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम कंडला पोर्ट गुजरात टू रुद्र लॉजिस्टिक्स, ये भी नहीं आएगा। कोई भी अनलोडिंग, लोडिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो हमने उनके बिहाफ पे किए हैं जिसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि जो एजेंट है उस एजेंट को इस चीज से कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या? मशीन अनलोड हुई, उससे एजेंट को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एज प्योर एजेंट उसने काम किया है। तो अनलोडिंग ऑफ मशीन नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा। तो एक ट्रांसपोर्टेशन तो है कंडला पोर्ट से लेके रुद्र लॉजिस्टिक्स के गोडाउन तक, एंड दूसरा है रुद्र लॉजिस्टिक्स से लेके रोली पोली के गोडाउन तक, तो वो भी नहीं इंक्लूड होगा। देन बिल ऑफ एंट्री बनाया और कस्टम्स ड्यूटी भरा, भाई कस्टम्स ड्यूटी उसके बिहाफ पे भर रहे हो, ऑब्वियसली वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। उसके बाद डॉक ड्यूज पेड, ये भी नहीं आएगा। पोर्ट चार्जेस पेड, ये भी नहीं आएगा। होटल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो देखो ये जो होटल, ट्रैवलिंग और टेलीफोन है, क्या ये जरूरी थे? होटल, ट्रैवलिंग और टेलीफोन एजेंट नहीं करता तो क्या मशीन क्लियर नहीं करवा पाता? क्या इसमें इसको कोई बेनिफिट हुआ, इसका कुछ इन्वॉल्व था? यस। होटल में कौन रुका? एजेंट। ट्रैवल किसने किया? एजेंट ने। टेलीफोन किसने किया? एजेंट ने। खाया किसने? एजेंट ने। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसने रीएम्बर्स करवाई है, लेकिन वो इन रिलेशन टू, इन कनेक्शन टू सप्लाई नहीं थी। ऐसा नहीं है कि प्योरली उनके बिहाफ पे करा और रिकवर कर लिया, ये तो उसने इनवॉइस में ऐड किया है उसके एजेंसी चार्जेस के साथ, अपने एजेंसी चार्जेस के साथ ये सारी चीजें रिकवर की है, इससे एजेंट को बेनिफिट भी मिल रहा है, तो ये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। बस, तो हमको पूछा है वैल्यू ऑफ सप्लाई, हाउ वुड योर आंसर बी डिफरेंट, ये सेकंड बाद में देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, भाई प्योर एजेंट कौन होता है समझा दो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, जिसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो टाइटल होल्ड करे। अब उसने यहाँ पे अनलोडिंग करवाया, डॉक ड्यूज भरे, तो उसका इंटेंशन ये नहीं है कि मशीन वो अपने नाम कर ले, लेकिन जहां होटल में वो खुद गया है, वो खुद रुका है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किए हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, उसका बेनिफिट उसने खुद ने एंजॉय किया है एज अ टाइटल ओनर, तो इसीलिए ये सारी चीजें प्योर एजेंसी में कवर नहीं हुई है। डू नॉट यूज फॉर ओन इंटरेस्ट, ऊपर वाले गुड्स ओन इंटरेस्ट, ऊपर वाली चीजें ओन इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं हुई, लेकिन होटल, ट्रैवलिंग, टेलीफोन ओन इंटरेस्ट के लिए यूज हुआ है। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तब हम बन जाते हैं प्योर एजेंट। ये पूरा वही थ्योरी आपको समझा के लिखना है। तो आंसर क्या है, देखो 5 लाख आएगा, ये सब कुछ निल निल निल, और सिर्फ टेलीफोन, ट्रैवलिंग और होटल एक्सपेंसेस ऐड किया है, एंड 5,97,000 हमारा आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, जितना बड़ा है आंसर उससे भी ज्यादा सिंपल है। बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है तो खुश हो जाने का कि क्वेश्चन में से ही हिंट मिल जाएगा। नाउ वुड योर आंसर बी डिफरेंट, अगर रुद्र लॉजिस्टिक्स ने सीधा सीधा पूरा 13 लाख लमसम कंसिडरेशन चार्ज कर लिया होता कि भाई मुझे 13 लाख दे दो, पोर्ट से आपके गोडाउन पे गुड्स लाके देने की जिम्मेदारी मेरी, और ऐसा कोई भी इनवॉइस में सेपरेट ब्रेकअप नहीं शो किया है, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा का पूरा 13 लाख हो जाएगा। द आंसर वुड बी डिफरेंट, अगर लमसम अमाउंट 13 लाख पे कर दिया होता तो वही हो जाता वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि एक हमारी कंडीशन थी, प्योर एजेंट की एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि ये जो भी पेमेंट वो करता है एज अ प्योर एजेंट, वो सेपरेटली इंडिकेट करने हैं इनवॉइस इशू करते टाइम। अगर 13 लाख लमसम चार्ज कर लिया है, मतलब कितना डॉक ड्यूज, कितना कस्टम्स, कितना लोडिंग, कितना अनलोडिंग, ये सारा अमाउंट सेपरेटली शो नहीं किया गया है, एंड जब लमसम चार्ज होता है एंड सेपरेटली शो नहीं किया जाता है तो एज प्योर एजेंट उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सो फेयरली सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, रुस्तगी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एट इट्स यूनिट सिचुएटेड एंड रजिस्टर्ड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, एक यूनिट रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20 लाख का, 1000 प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20 लाख। These products require further processing for sale, जिसके लिए वो अपने ही हिमाचल प्रदेश के दूसरे यूनिट में उसको ट्रांसफर करते हैं। मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन आते ही वैल्यूएशन रूल 28 आपके दिमाग में आना चाहिए।
वैल्यू डिक्लेयर्ड ऑन इनवॉइस फॉर सच ट्रांसफर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने यही जो 20 लाख है उसी कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दिया है, इनवॉइस पे उन्होंने 20 लाख ही दिखा दिया है। नाउ हिमाचल प्रदेश यूनिट अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स engages in processing of similar products of their person who supply the products of same kind and quality. Thereafter, Himachal Pradesh unit sells these products to wholesalers. There are no other factories in the neighboring areas which are engaged in the same business. Okay. 1000 units of the same like kind and quality. ऐसे जो like kind and quality वाले हैं उसको वो आगे further supply कर देते हैं 19 लाख में, और ये एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए। तो बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। अरे यार, अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो हमको कोई पंचायत नहीं, जो उन्होंने इनवॉइस में वैल्यू बताई उसको ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उन्होंने 20 लाख बताई है, मतलब हम प्रोवाइजो के हिसाब से 20 लाख ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा प्रोविजन लिखना है कि भाई रूल 28 क्या बोलता है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू है तो वो, नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, नहीं है तो फिर रूल 30-31 यानी कि उसको हम अप्लाई करेंगे। बट रूल 28 ने हमको एक प्रोवाइजो दिया है, एंड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि आगे एज सच आप सप्लाई करते हो उसका 90% ले लो, या तो फिर उसका 90% आप ले सकते हो, या तो फिर अगर एलिजिबल है हमारा रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए तो हमको कुछ सोचे समझे बिना जो भी हमने इनवॉइस पे वैल्यू डिक्लेयर की थी उसको ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव एंटरप्राइजेस इज द सप्लायर ऑफ वाटर कूलर्स। ठीक है, देव एंटरप्राइजेस सप्लायर है एंड वाटर कूलर सप्लाई किए हैं अनरिलेटेड पर्सन को ही किए हैं, विमल ट्रेडर्स को। देव हमारा सप्लायर है, विमल रेसिपिएंट है। ठीक है, कंसिडरेशन लिया है 2,95,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज वैल्यू हमेशा एक्सक्लूसिव जीएसटी होगा जिसपे हम जीएसटी लगाने वाले। जब भी क्वेश्चन में से इंक्लूसिव वैल्यूज दी हो सबसे पहले तो उसको आप जीएसटी के बिना एक्सक्लूसिव वैल्यू निकाल लेना। और विमल ट्रेडर्स ने कुछ और मटेरियल भी दिए हैं जिनका वैल्यू 10,000 है एक्सक्लूसिव। देखो चापलों को तुरंत इधर इंक्लूसिव अमाउंट दिया है, इधर एक्सक्लूसिव अमाउंट दिया है, आपको वो सब ध्यान रखना है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू तो नहीं चलेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं चलेगा, क्यों? बिकॉज हमने 2,95,000 का तो मनी लिया है, इंक्लूसिव है, प्लस हमने 10,000 का मटेरियल लिया है एज कंसिडरेशन जो कि एक्सक्लूसिव है। नाउ ट्रांजैक्शन वैल्यू तो हम नहीं ले सकते बिकॉज मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम देव एंटरप्राइजेस ने सेम गुड्स किसी और अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई किए हैं 297,360 पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ओपन मार्केट वैल्यू। एंड आपको पूछा है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ठीक है, जब भी मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है वी विल गो टू रूल 27। रूल 27 का हम क्रोनोलॉजी अगर देखें तो फर्स्ट चीज क्या बोलती है, फर्स्ट चीज बोलती है कि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या। हाँ है ना, ये रहा 297,360 हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, ये इंक्लूसिव है, इसको जीएसटी हटा दो तो सीधा सीधा हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो 297,360 डिवाइडेड बाय 118% कर लो, एक्सक्लूसिव वैल्यू आ गया हमारा 252,000। 252,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई, बात खत्म। ये वाला पूरा डेटा कुछ काम का ही नहीं था। लेकिन फर्दर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इफ हमको ये प्राइस पता नहीं थी, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो हम क्या करेंगे। तो रूल 27 की क्रोनोलॉजी आगे क्या बोलती है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन। मनी प्लस फायर मार्केट वैल्यू ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन। ठीक है, मनी कितना मिला है, मनी हमको मिला है 295,000। मनी हमको मिला है 295,000 एंड प्लस हमको 10,000 के मटेरियल मिले हैं। नाउ ये है इंक्लूसिव और ये है एक्सक्लूसिव, हमको बनाना है दोनों को एक्सक्लूसिव। तो जो 295,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो 295,000 डिवाइडेड बाय 118% करे तो आता है 2,50,000 एंड प्लस 10,000 तो एक्सक्लूसिव ही है, तो इसको मैं ऐसे का ऐसे ही ले लूं तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा 2,60,000। तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई यस ये मैच हो गया 2,60,000। सी सो सिंपल, आपको सिर्फ रूल ढंग से आना चाहिए। रूल्स ढंग से आते हैं आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। तो रूल क्या बोलता है,
एज आई सेड, क्वेश्चन में तो आपको बहुत सारा डेटा दिया होगा, एडिशनल डेटा भी दिया होगा। यहाँ पे हो सकता है आपको लाइक काइंड क्वालिटी के गुड्स का भी वैल्यू दे दिया हो, लेकिन हमको तो सिंस रूल 27 में क्रोनोलॉजी से जानना है, हमको ओपन मार्केट वैल्यू मिल गया, हम वहीं स्टॉप कर देंगे, हम आगे का डेटा देखेंगे ही नहीं। अगर नहीं मिला तो फिर हम मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन देखेंगे, ये मिल जाता है अगेन वी विल स्टॉप हियर। नहीं तो फिर हम लाइक काइंड क्वालिटी देखेंगे, फिर भी नहीं तो हम वो 110% वाली चीज पे जाएंगे। तो डेटा आपको क्वेश्चन में कितना भी दिया हो सकता है, आपको उसको स्मार्टली फिल्टर करना है कि आपको सिंस क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है तो आपके लिए कौन सा डेटा रेलेवेंट है, किससे आपको आंसर मिल रहा है। अगर ये सेकंड पार्ट होता ही नहीं, व्हाट इफ, ये अगर व्हाट इफ वाला पार्ट नहीं होता तो ये पूरा डेटा इररेलेवेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ और सिर्फ ओपन मार्केट वैल्यू से मतलब है। एंड हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूसिव होगा। क्यों एक्सक्लूसिव होगा, कोई मेरे को बताएगा क्यों वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूसिव होगा? सीधी सी बात है, वैल्यू पे ही तो हमको जीएसटी लगाना है। वैल्यू में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो जीएसटी पे थोड़ी ना जीएसटी लगाएंगे, इसलिए वो भले क्वेश्चन में इंक्लूसिव वैल्यू दे, आपको हमेशा वैल्यू एक्सक्लूसिव बेसिस पे ही कैलकुलेट करनी है। मैम इतना तो आता है क्या, आपने भी हमको डम समझा है, गलतियां हो जाती है, ठीक है, मुझे पता है कि आपको आता है वैल्यू हमेशा एक्सक्लूसिव होती है, लेकिन फिर भी। क्वेश्चन 19, चिरायू लाइफ इंश्योरेंस। अगेन लाइफ इंश्योरेंस मैंने मेंशन किया था जब हम वैल्यूएशन रूल्स पढ़ रहे थे कि ये जो स्पेशल रूल्स है ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है, ना कि जनरल इंश्योरेंस के लिए। तो देखो, चिरायू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज कलेक्टेड प्रीमियम from policy subscribers. It does not intimate the amount allocated for investment. जब आप बातें बताना बंद कर देते हो तो आप स्पेशल नहीं रहते। हमने पढ़ा था कि जब आप अपनी बातें बताना बंद कर देते हो तब आप स्पेशल नहीं रहते, आप जनरल कैटेगरी में ऐड हो जाते हो। तो यहाँ पे हम पॉलिसी होल्डर्स को हमने पहले से जो भी अलोकेशन है इन्वेस्टमेंट का वो हमने इंटीमेट नहीं किया है। उस केस में क्या हम स्पेशल बचेंगे? नहीं, उस केस में हम जनरल में चले जाएंगे। टू सब्सक्राइबर्स ऑफ द पॉलिसी एट द सेम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, एंड उसके बाद हमको ये डिटेल्स दी गई है। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ रूल 32(4). ये लाइन सिर्फ इंपॉर्टेंट थी कि इट डज नॉट इंटीमेट द अमाउंट। अलोकेशन का अमाउंट पहले से इंटीमेट नहीं किया है, मतलब वो लेस नहीं होगा और वो कहां चला जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। तो देखो, प्रीमियम फॉर ओनली रिस्क कवर में तो हमको 100% लेना है, मतलब 25 लाख का 100% हो जाएगा 25 लाख। सेकेंड दिया है प्रीमियम फ्रॉम न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर्स, रिन्यूअल प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम ऑन एन्युइटी पॉलिसी, ठीक है। न्यू पॉलिसी होल्डर्स, अब सब कुछ क्योंकि जनरल में ही डाल दिया है तो इन्वेस्टमेंट में क्या अलोकेट किया, कुछ भी काम का ही नहीं है, हम सब कुछ जनरल ट्रीट करेंगे। तो देखो, प्रीमियम फॉर न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर्स हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर में 25% होगा, तो 40 लाख का 25% यानी कि 10 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। 40 लाख का हम 25% ले लेंगे, क्यों? क्योंकि न्यू पॉलिसी होल्डर्स है, पहले साल अदर केसेस में 25% चार्ज होता है। रिन्यूअल प्रीमियम यानी कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में हो जाएगा 12.5% चार्ज, तो 80 लाख का 12.5% भी 10 लाख ही होता है, तो ये रिन्यूअल प्रीमियम भी हम ले लेंगे 10 लाख। एंड देन सिंगल प्रीमियम ऑन एन्युइटी पॉलिसी में हम डायरेक्टली प्रीमियम का 10% बनाते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख, यानी 10, 20, 30 एंड प्लस 25, 55 लाख आ गया हमारा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपको इंश्योरेंस वाला चार्ट याद है तो 100% आपका क्वेश्चन सही ही होगा। यू कैन नॉट मेस अप विद दिस क्वेश्चन एवर। तो देखो, इन्होंने बोल दिया था कि हमने जो भी अमाउंट एलोकेट किया है पहले से नहीं बताया था, मतलब ये वाला तो पूरा कट गया, सब कुछ आ जाएगा अदर केस में। नाउ जो 1 करोड़ सिंगल एन्युइटी प्लान था, तो सिंगल एन्युइटी प्लान के लिए क्या करना है, सीधा प्रीमियम का 10% बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओनली रिस्क कवर के लिए एंटायर प्रीमियम बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बाकी सारे केसेस में न्यू पॉलिसी यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए 25% ऑफ द प्रीमियम विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड फिर सब्सिक्वेंट सारे ईयर्स के लिए 12.5% ऑफ द प्रीमियम विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर यहाँ पे गलती हुई है तो आई वुड इंसिस्ट कि आप पॉज करो, अपने आप को टपली मारो और क्वेश्चन वापस से करो, बिकॉज 3 बार हम इसको रिवाइज कर चुके हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओनली रिस्क कवर है मतलब 100%,
फर्स्ट ईयर है और जनरल कैटेगरी में आ गया तो 25%। रिन्यूअल प्रीमियम है, मतलब सेकेंड से लेके कोई भी सब्सिक्वेंट ईयर में हम करेंगे प्रीमियम का 12.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड। एंड लास्ट सिंगल एन्युइटी प्लान है तो जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसका 10% बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आ सकता है। आपको जो पूरा चार्ट है वो आप चार्ट भी बना सकते हो या फिर आपको एक एक लाइन करके लिख देना है कि भाई सिंगल एन्युइटी प्रीमियम में 10% होता है, ऐसे 25% होता है। ये सारी चीजें आप लिख के आ सकते हो नोट्स में एंड उसके बाद मेक अ टेबल एंड आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, यस इसके बाद जो दिए हैं वो एमटीपी आरटीपी या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है तो कवर कर लेते हैं। अवियंत लिमिटेड registered in Noida, Uttar Pradesh is a supplier of machinery used for making bottle caps. The supply of machinery is effected as under. होलसेल प्राइस दिया है मशीन का एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लायर्स को सप्लाई किया जाता है विच इज 42 लाख। मतलब मशीनरी नॉर्मली किसी अनरिलेटेड पर्सन को नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे तो 42 लाख में हम उसको सेल करते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड चार्जेस। Now, however, actual price at which the machinery is supplied to an individual customer varies within the range of plus minus 10% depending upon terms. ठीक है, कस्टमर का कैसा बार्गेनिंग पावर है उसके बेसिस पे हम प्लस माइनस 10% पे इसको सप्लाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हैंडलिंग लोडिंग चार्जेस चार्ज करते हैं 10,000 एंड इंस्टॉलेशन कमिश्निंग चार्जेस 1 लाख। नाउ ये सीधे सीधे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए जो हम इनकर करेंगे और कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। मतलब सेक्शन 15(2)(c) के इंक्लूजन्स में ये अमाउंट्स आ गई है, हैंडलिंग लोडिंग इंस्टॉलेशन कमिश्निंग। और मशीन कैन बी डिसमेंटल्ड एंड इरेक्टेड एट अनदर साइट इफ रिक्वायर्ड। लेकिन ये जो अबाव चार्जेस है ये कंपल्सरीली लेविड है। ऊपर जो प्राइस दिया है, ऊपर जो 42 लाख का प्राइस दिया है उसके साथ ये कंपल्सरीली लेवी होते हैं, तो इनको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देंगे। Now transportation of machinery to the customer's premises is arranged by Avient through a third party service provider. Customer enters into a separate service contract with the GTA and pays freight directly to it. देखो ये चीज हमने पढ़ी है बट क्वेश्चन में अभी तक पहली बार ही आई है। 15(2)(c) क्या बोलता है, कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस है, कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होंगे कब, जब सप्लायर वो इनकर कर रहा है और फिर रेसिपिएंट से रिकवर कर रहा है। Supplier is incurring the incidental charges and subsequently recovering from the recipient by indicating such amount in the invoice. उस केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया है ऐसा बोल के कि अवियंत अरेंज करके दे रहा है। मतलब क्या हुआ, अवियंत ने तो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दिया है कि कस्टमर आप एक काम करो इस वाले जीटीए से सर्विस ले लो, ये जीटीए आपको फ्रेट ट्रांसपोर्ट कर देगा। बट फाइनली कस्टमर खुद एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट जीटीए के साथ और खुद फ्रेट पे करता है। अवियंत कौन है, अवियंत वो दोस्त है जो आप दोनों को मिलवाता है। अवियंत का और कोई भी रोल नहीं है, अवियंत ने आप लोगों को मिला लिया, आपको अब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, तो उस केस में ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी इज अरेंज्ड बाय अवियंत। अवियंत ने अरेंज तो करवाया लेकिन कैसे, थर्ड पार्टी और आपको मिला दिया, थर्ड पार्टी और कस्टमर को मिला दिया और उनको बोला अब जाओ तुमको जो करना है करो, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करो और अलग से फ्रेट पे कर देना। सो दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ a cash discount of 2% on the price of machinery is offered at the time of supply. At the time of supply है, लेकिन कंडीशन दिया है इफ, अगर कस्टमर अग्री करता है कि वो 15 डेज में पेमेंट कर देगा। कस्टमर अगर बोलता है कि हम 15 डेज में पेमेंट कर देंगे तो आज ही हम कस्टमर पे भरोसा करके और उसको 2% डिस्काउंट दे देते हैं। अगर वो नहीं कर पाता है स्टिपुलेटेड टाइम में तो फिर क्या होता है, जो डिस्काउंट उसको दिया था वो डिस्काउंट भी हम रिवोक कर लेते हैं, प्लस हम उससे चार्ज करते हैं 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट। तो देखो, रिकवर्स द डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, जब पेमेंट रिसीव होता है तब हम उससे इंटरेस्ट डिस्काउंट रिकवर कर लेते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर्ड। जैसे मैंने बोला था, जब भी हम कोई भी टैक्सेस ड्यूटीज, आई मीन नॉट टैक्सेस, कोई भी इंटरेस्ट ड्यूटीज पेनल्टीज लेट फीस वगैरह कस्टमर से चार्ज करते हैं तो नॉर्मली वो हर क्वेश्चन में इंक्लूसिव ही होती है। वाई इंक्लूसिव, बिकॉज कस्टमर ऑलरेडी इतना मुश्किल से अग्री करता है कि वो आपको डिस्काउंट वापस दे दे, आपको इंटरेस्ट पेनल्टीज पे कर दे, उसके ऊपर अगर आप उससे जीएसटी चार्ज करोगे तो वो नहीं देने वाला है। तो आप क्या करो, अगर कस्टमर ने आपको 100 दिया है तो इसको ही इंक्लूसिव मान के और इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है ऐसे करके बैक कैलकुलेशन से वैल्यू निकाल लो। तो उन्होंने बोला है कि जो भी डिस्काउंट
जो भी डिस्काउंट हमने पहले दिया था वो डिस्काउंट हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन उस पर कोई सेपरेट जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, तो उसको इंक्लूसिव मानना पड़ेगा। एंड सेम चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट 1% एंड इंटरेस्ट में भी नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर्ड। ये भी सीधा सीधा लिखा है कि इंटरेस्ट पे भी कोई सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी रिकवर्ड नहीं है। और ये 1% कौन सी डेट से कौन सी डेट तक लेना है, तो 1% फ्रॉम डेट ऑफ मेकिंग द सप्लाई टिल द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन हमने सप्लाई किया था वहां से लेके पेमेंट के डेट तक मंथ या पार्ट ऑफ मंथ का 1% पर मंथ, 1% पर एनम नहीं है, 1% पर मंथ है, हमको इंटरेस्ट रिकवर करना है। However, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन टैक्स ड्यूज। ठीक है, जो बिना टैक्स वाला एक्सक्लूसिव अमाउंट है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना। For every machinery supplied, Avient Limited receives a price-linked subsidy of 2 lakh from its holding company Diligent Limited। जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो उसको every machinery 2 लाख का प्राइस लिंक सब्सिडी देती है। तो उसका जो होल्डिंग कंपनी है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं है, एंड जो सब्सिडी है वो प्राइस लिंक्ड है, मतलब ये जो 2 लाख है इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लेंगे। Now, Avient Limited has supplied a machinery to unrelated party Daffodil Private on 1st August। ठीक है, 1st अगस्त को हमने 40 लाख में मशीन सप्लाई कर दिया। वही जो हमारा नॉर्मल सेल प्राइस होता है, नहीं नॉर्मली 42 लाख होता है, लेकिन प्लस माइनस 10 का एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो हमने सप्लाई कितने में किया, 40 में, तो ये 42 क्या हो गया, इररेलेवेंट। तो देखो 40 लाख में हमने सप्लाई किया, इनवॉइस भी हमने 1st अगस्त को ही इश्यू कर दिया। Corporate office at New Delhi has entered into a contract with Avient for supply of machinery. However, machinery has been installed at Daffodils Limited registered unit located in Gurugram। ठीक है, ये जो डेटा है ना ये आपको सीजीएसटी चार्ज करना है, एसजीएसटी, आईजीएसटी उसके लिए दिया है। यू विल बी मोर क्लियर विद दिस जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे। वैल्यू के बाद तुरंत हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर ही लेने वाले हैं, वहां पे वी विल स्टडी कि जब भी कोई इंस्टॉलेशन किसी मशीनरी का करना होता है किसी जगह पे, तो वो फैक्ट्री जहां लोकेटेड होती है उस स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि भाई जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो तो दिल्ली में है, और लेकिन जहां पे आपने एक्चुअल इंस्टॉलेशन किया है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। एंड डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड हैज पेड द फ्रेट डायरेक्टली टू जीटीए। ये तो हमने पहले से देख लिया था कि डायरेक्टली फ्रेट पे हो जाता है, वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। डिस्काउंट हमने 2% दे दिया है क्योंकि उन्होंने तब तो बोला था कि हम 15 दिन में पेमेंट कर देंगे, बट एक्चुअल पेमेंट उन्होंने किया है 31 अक्टूबर को। चलो 1 अगस्त को सेल हुआ था, फिर पूरा अगस्त पूरा सितंबर गया एंड फाइनल पेमेंट हुआ है हमारा 31 अक्टूबर को फाइनल पेमेंट हुआ है। तो अगस्त महीने में अब हमको क्या करना है, मंथ ऑन मंथ हमको देखनी है उनकी जीएसटी की लायबिलिटी। तो अगस्त में जब सेल हुआ तब तो हमने यही सोचा था कि यार पेमेंट बोला है 15 डेज में तो वो कर देगा। तो अगस्त में क्या हुआ, 40 लाख जो हमारा प्राइस ऑफ मशीन है वो हमने ले लिया, प्लस हम क्या करने वाले हैं, हैंडलिंग चार्जेस और हमारे कमीशनिंग चार्जेस जो हम कंपल्सरीली लेवी करते हैं, उन्होंने लिखा ही है कंपल्सरी लेवी होता है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, मतलब प्लस 10,000 प्लस 1 लाख। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सप्लायर इनकर करके रेसिपिएंट से रिकवर नहीं कर रहा है, रेसिपिएंट ही डायरेक्टली जीटीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। प्राइस लिंक सब्सिडी जो 2 लाख का है यहाँ पे दिया है, प्राइस लिंक सब्सिडी 2 लाख का है, वो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होने वाला है। तो टोटल प्राइस क्या हो गया, 43,10,000। नाउ आज जब हमने मशीन सेल किया तब तो हमने बोला था कि 2% डिस्काउंट दे देंगे अगर आप 15 दिन में पेमेंट कर देते हो। उन्होंने बोला कि हाँ 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। तो जो हमारा प्राइस ऑफ मशीन है लिस्ट प्राइस 40 लाख, उसका 2% डिस्काउंट देके हमने रिड्यूस कर दिया। तो हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू हुई वो हो गई 42,30,000 विच इज 40 लाख प्लस 10,000, 40 लाख 10,000 प्लस 1 लाख 4110 माइनस 2 करना है, यस माइनस 2। तो ये आ गया हमारा, सॉरी नॉट माइनस, प्लस ही हो जाएगा बिकॉज प्राइस लिंक सब्सिडी है ना, सब्सिडी मिला है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड हो जाएगा। प्लस 2 ये आ गया हमारा टोटल प्राइस जिसमें से हमने 80,000 का डिस्काउंट लेस कर दिया है। तो आंसर इज 42,30,000। नाउ यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि वो प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आप समझ जाओगे सीजीएसटी आएगा या आईजीएसटी। देखो ये जो अभियंत है ना ये तो उत्तर प्रदेश नोएडा में है, अभियंत उत्तर प्रदेश नोएडा में है, एंड एनीवेज ये कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में है और जो फैक्ट्री है वो भी गुरुग्राम हरियाणा में, तो दोनों ही दूसरे स्टेट है। अब दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई हो या हरियाणा, वो हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में समझ लेंगे। अभी के लिए तो आप समझते हो कि दूसरा स्टेट है मतलब आईजीएसटी ही चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पे 42,30,000 पे हमने 12% रेट दिया है क्वेश्चन में। नाउ ये हैंडलिंग लोडिंग इन पे जो भी अलग रेट लगता हो,
बट हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 इज व्हाट? कॉम्पोजिट सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 इज कॉम्पोजिट सप्लाई। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या था? मशीन देना। क्या उसका फ्रेट इनकर करना, उसका इंस्टॉलेशन करना, ये प्रिंसिपल था? बिल्कुल भी नहीं, ये एंसिलरी था। एंड हमने एक ही इनवॉइस में सबको साथ में डिलीवर कर दिया है, तो उस केस में सेक्शन 8A के हिसाब से ये हो जाएगा कॉम्पोजिट सप्लाई। नाउ दिस बीइंग कॉम्पोजिट सप्लाई, जो मशीन का रेट है 12%, वो ही हर एक चीज पे अप्लाई हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे भी रेलेवेंट नहीं है, एंड जो अदर सर्विसेज है 18%, उसको हम इंक्लूड इसीलिए नहीं, उसको हम कंसिडर इसीलिए नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। एंड कॉम्पोजिट सप्लाई के प्रोविजंस में हमने पढ़ा है कि एंटायर सप्लाई इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो सी, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का लिंकिंग आ गया, यहाँ पे सप्लाई चैप्टर का लिंकिंग आ गया। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ ऑल द टर्म्स जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। फ्लो ऐसे ही डिटरमाइन किया है कि जो पहले पढ़ लिया है उनको यूज करके ही आप नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे 12%, 5%, 18% 3 रेट दिए हैं, लेकिन सिंस मशीन का सेल करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एंड बाकी सारी चीजें हमने सिंगल प्राइस पे सिंगल इनवॉइस में साथ में दे दी जो कि एंसिलरी है, तो हमारे लिए रेलेवेंट रेट क्या हो जाएगा? 12%। तो सब पे हमने 12% से जीएसटी चार्ज कर दिया। ये हो गया हमारा अगस्त मंथ। ना सितंबर में कुछ हुआ नहीं, अक्टूबर में फाइनल पेमेंट हुआ। अब आएगा टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का लिंकिंग। कितना सारा लिंकिंग देखो। टाइम ऑफ सप्लाई ने क्या बोला था? जो भी इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह होती है वो एक्चुअली जब रिसीव होती है तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई हम मानेंगे, जब एक्चुअली रिसीव होती है। ना आप अगर ऐसे देखो तो 15 डेज, 1 अगस्त को हमारा सेल हुआ था और अगर 16 अगस्त तक पेमेंट नहीं मिला, मतलब क्या हुआ? हमको तो 16 अगस्त से पता था कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, तो ड्यू बेसिस पे अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते तो अगस्त में भी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता, सितंबर में भी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता। लेकिन क्योंकि ऐसे जो भी इंटरेस्ट डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं वो सब जब एक्चुअली रिसीव हो जाते हैं तभी हम उनका टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो जो हमने डिस्काउंट रिकवर किया और जो हमने इंटरेस्ट कलेक्ट किया वो एक्चुअली 31 अक्टूबर को हुआ, इसीलिए अक्टूबर मंथ में उसकी लायबिलिटी आएगी। सो लिंकिंग विथ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। चलो, इंटरेस्ट उन्होंने क्या बोला था कि हम 3% चार्ज करने वाले हैं। इंटरेस्ट हम 3% चार्ज करने वाले हैं ऑन टोटल अमाउंट जो हमको उससे कलेक्ट करना है, एक्सक्लूडिंग एनी डिस्काउंट्स। तो देखो, हमने 40 लाख में मशीन सेल किया, प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, ये आ गया 4110। नाउ ये जो सब्सिडी है, ये जो सब्सिडी वो तो एनीवेज होल्डिंग कंपनी से मिल गई है, तो सब्सिडी पे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नहीं, बिकॉज कस्टमर को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसे कोई सब्सिडी मिल रही है। वो सब्सिडी पे तो कस्टमर इंटरेस्ट नहीं देने वाला, और डिस्काउंट तो हम एनीवेज रिकवर करने वाले हैं वापस। सो 40 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख, 4110 पे एक महीने का इंटरेस्ट 1% है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना? 3%। तो 3% ऑफ 41 लाख 10,000 ये हम इंटरेस्ट रिकवर कर लेंगे। नाउ दिस इज इंक्लूसिव, ये ध्यान रखना है, बिकॉज हमने क्वेश्चन में देख लिया है कि हम जो भी रिकवर करेंगे इंटरेस्ट या डिस्काउंट पूरा हम इंक्लूसिव मानेंगे। यहाँ पे 80,000 डिस्काउंट दिया था, 80,000 डिस्काउंट वापस से रिकवर कर लिया, तो इंटरेस्ट प्लस डिस्काउंट का टोटल करो। इंटरेस्ट क्या आ गया? 123300 प्लस डिस्काउंट आ गया हमारा 80,000। नाउ ये जो अमाउंट आया है 203300 ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, एंड जो हमारी मेन सप्लाई थी वो 12% से चार्जेबल थी, तो ये इंटरेस्ट वगैरह भी किस परसेंट से चार्जेबल हो जाएंगे? 12% पे। सो इफ 203300 इज 112%, तो हाउ मच विल बी 100%? तो दिस डिवाइडेड बाय 112%। तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है, हाँ ये आ गया, दिस डिवाइड बाय 12 इंटू 12% करके सीधा यहीं पे इन्होंने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया है, इंटू 12%। सो यस 21782 ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया जीएसटी का अमाउंट। तो इस वैल्यू से हमको जीएसटी लेस करना है, तब जाके हमको मिलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो, तो टोटल आईजीएसटी पेएबल, यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई आप लोगों को लिखना है तो देखो 203300 डिवाइडेड बाई 112% अगर हम करते हैं तो आंसर आता है हमारा 181517.8। ठीक है, 181517.8, एंड इसका जब आप 12% करोगे तो यू विल गेट दिस। ये है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ये है हमारा टैक्स। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने टैक्स लायबिलिटी पूछी है। तो जो हमारा
अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ की टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 21782 एंड अगस्त मंथ की टैक्स लायबिलिटी 3507600। दोनों का एडिशन कर दो, ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी इन रिलेशन टू द मशीनरी जो हमने सप्लाई किया है। आर वी वेरी क्लियर? देखो फिर से आई एम रिपीटिंग एंटायर क्वेश्चन, अगर आपका कुछ भी मिस हो गया हो तो अच्छे से ध्यान देना, 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन वापस कर रहे हैं ना। प्राइस ऑफ मशीन इन्होंने ऊपर पहले 42 लाख बोला था एंड देन बाद में बोला कि यार ये एडजस्टेबल है, हम 10% प्लस माइनस डिस्काउंट देते हैं। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, जो हमारा एक्चुअल सेल प्राइस है, एक्चुअल सेल प्राइस इज 40 लाख, तो 40 लाख यहाँ पे ले लिया, प्लस हैंडलिंग चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो कि हम कंपल्सरीली लेवी करते ही हैं उसको इंक्लूड कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि जीटीए और कस्टमर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, सप्लायर सिर्फ उन दोनों को मिलवाता है, उसका और कोई भी रोल नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। प्राइस लिंक सब्सिडी अब हम 2 3 4 बार देख चुके हैं, हमेशा ऐड करनी है। ये हमको मिल गया टोटल प्राइस ना, क्योंकि सेल करते टाइम ही कस्टमर ने बोल दिया था कि 15 डेज में पेमेंट कर देंगे, तो हमने तभी 2% डिस्काउंट उनको दे दिया, 80,000 लेस करके ये आ गई हमारी टैक्सेबल वैल्यू। इस पे 12% जीएसटी चार्ज किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। नाउ अक्टूबर मंथ में क्या हुआ, अक्टूबर मंथ में फाइनल पेमेंट हुआ एंड इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है सप्लाई से लेके एक्चुअल पेमेंट तक। सप्लाई हुआ है 1 अगस्त को, एक्चुअल पेमेंट हुआ है 31 अक्टूबर को, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। पर मंथ 1% दिया है, मतलब 3 मंथ्स का 3% इंटरेस्ट हो जाएगा किस अमाउंट पे, तो इस अमाउंट पे 40,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख। वाई? बिकॉज जो 2 लाख है वो तो एनीवेज हमको सब्सिडी मिली है, सब्सिडी पे हम कैसे कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। सो इस अमाउंट पे 3% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। डिस्काउंट 80,000 दिया था, 80,000 वापस रिकवर कर लिया, लेकिन इसमें हम अब कस्टमर से सेपरेट जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, तो इसको हमने क्या किया, इंक्लूसिव ट्रीट किया एंड 12% से इंक्लूसिव ट्रीट किया। मतलब इफ इसका टोटल इज 12%, तो हाउ मच विल बी 100%, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसका आप 12% कर दो एंड यू विल गेट योर जीएसटी लायबिलिटी। दोनों मंथ्स की जीएसटी लायबिलिटी को ऐड करो एंड यू विल गेट द टोटल लायबिलिटी, टोटल आईजीएसटी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड।